वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता के। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए हम लोग अब आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। जैसा कि कल मैंने बायोलॉजी में सेल का चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या करेंगे उसके आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लेकिन इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। ये मेरा अपना मंतव्य है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय में जो है वो बीपीएससी फेज़ 2 के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। तो अब ऐसा तो नहीं करना है कि जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकला फिर हमारे पास समय बहुत कम होगा और तुरंत एक से 1.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा और हम फिर कहेंगे कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पिछली बार जो है बहुत सारा कोर्स ख़रीदा था, लेकिन वो समय के अभाव के चलते उसे पढ़ नहीं पाए, और जो पढ़े वो ऐसा टैली नहीं कर पाया। और ख़ासकर जो महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, उन्होंने वन लाइनर जो है उसको क्या क्या पढ़ लिया, रट लिया, वो चीज़ें काम नहीं की। तो इसीलिए हम लोग क्यों ना इस बार थ्योरी शुरुआत से पढ़े। तो कल जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी और यह ऑक्सीश्वसन होता है। दूसरा है कि यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। हम यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो हम तुरंत कहेंगे कि उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बना, पहला कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल दीवार है उसको क्रिस्टी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे स्मूथ क्या होता है। तो स्मूथ वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनता है, का निर्माण करता है। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, राइबोसोम क्या होता है जानेंगे। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करती है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले राइबोसोम को हम लोग समझ लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा भाग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा राइबोसोम। अब चलिए आगे है कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। यानी 70S राइबोसोम क्या है, जो कि हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। आप इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, जिससे आपको आगे याद करने में क्या होगी, आसानी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी बॉडी है तो नाम से ही स्पष्ट है, इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्गी ने की थी। यह पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी परिवहन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में तारककाय भी कहते हैं। ओके, यह कोशिका विभाजन करता है, यह कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल्स में ये हमें मिलता है। और पादप कोशिकाओं में सेल कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, यानी कि जंतु में तो सेंट्रोसोम के द्वारा और पादप कोशिका में सेल प्लेट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बना कि सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। अब आइए पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम हमें मिलता है। दूसरा है कि कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है, ये इसके गुण हैं। तीसरा है जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, तो इसे आत्महत्या की भी थैली कहते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पावर हाउस ऑफ सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्महत्या की थैली तो ये हो गया लाइसोसोम। क्योंकि अब इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं ये भी हमें पता चल गया है, क्योंकि यह जब कोई कोशिका काम नहीं करती है तो यह उन कोशिका को नष्ट कर देता है। अब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोजकर्ता का नाम डी डुबे है।
आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमें मिला है। कोशिका का दिमाग क्या हो गया, कब्र क्या हुआ, लाइसोसोम, उसके बाद पावर हाउस क्या हो, सेल का पावर हाउस क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और इसमें क्या होता है, केंद्रक में 80% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। अब आते हैं रसघानी यानी वैक्यूलस में। यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में यानी पेड़ पौधों में काफ़ी बड़ा होता है। अब आइए लवक के बारे में जानते हैं, प्लास्टाइड के बारे में। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। चलिए अब हम लोग जानते हैं हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक क्या करता है, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ और फल में पाते हैं। और वर्णित लवक जो होता है यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर या मिर्च में लाइकोपेज। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण। तो यहाँ पर देखिए जो हरित लवक है वो भोजन का निर्माण कर रहा है, किसमें, पेड़ पौधे में। और कहाँ मिल रहा है, हमारे पत्ती में और हमारे तना में। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कहाँ क्या करता है, तो वह भोजन को संग्रह करता है। और कहाँ पाया जाता है, जड़ में और फल में। और वर्णित लवक जो क्या होता है वो रंग प्रदान करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कि गाजर का जो है वो कैरोटीन के कारण, उसका गाजर में क्या होता है, कैरोटीन। चुकंदर का विटानोन के कारण उसका कलर रेड होता है। और फलों का पीला रंग जो होता है जेंथोफिल के कारण। तो ये बहुत 5 चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसे आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोक्रियोटिक, दूसरा होता है यूक्रियोटिक। यहाँ थू लिखा है लेकिन यूक्रियोटिक होगा उसका आंसर। एक होता है अविकसित, दूसरा होता है विकसित। विकसित में पादप और जंतु आते हैं। चलिए प्रोक्रियोटिक में देखेंगे कि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, अतः इसे प्रारंभिक कोशिका भी हम कहते हैं। दूसरा है इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है। शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग मिलते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि यह भारी होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है और इसका सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल यानी रसघानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्या है कि जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो आप इसका आंसर खुद से लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे। चलिए अब गुणसूत्र देखते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, तो मानव में यह 23 जोड़ा यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस 46 पाया जाता है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी, वॉल्डेयर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपरी भाग को हम सैटेलाइट कहते हैं, मध्य भाग को सेंट्रोमेर कहते हैं। ठीक है, अब है इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान एक संरचना होती है जिसे अरन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक क्रोमोसोम तक कि क्या होता है। आप लोग एक बार फिर से इसे पढ़ लेंगे, इसके पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे और जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग फिर इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।